शाम के धुंधलेपन में समुद्र की लहरों को चीरते हुए एक स्पीड बोट बदवाहर पार्क के किनारे आकर रुकती है। उसमें से 10 लड़के उतरते हैं जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्हें देखकर वहां खड़े एक भरत नाम के लड़के को उन पर शक हुआ और उसने हिम्मत करके उनसे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के हिचकिचाए और खुद को स्टूडेंट बताकर बात टालने लगे। तभी उनमें से एक लड़का चिल्लाता है, अपने काम से काम रख। भरत को उन पर शक हुआ। उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में ले लिया। ये लापरवाही आगे चलकर सैकड़ों लोगों की जान लेने वाली थी। वहां से निकलकर लड़के 2-2 के ग्रुप में बट गए, जिसमें से 8 लड़के तो सड़क के किनारे निकल गए और 2 लड़के ओबरॉय ट्राइडेंट की तरफ बोट के जरिए आगे बढ़े। एक तरफ मुंबई अपनी धुन में जी रही थी और दूसरी तरफ ये मौत के सौदागर अपने ठिकानों पर पहुंच चुके थे। तबाही का आगाज सीएसटी स्टेशन से हुआ। रात के करीब 9:30 बजे स्टेशन लोगों से खचाखच भरा था। ट्रेन कुछ घंटे लेट थी। तभी वहाँ 2 लड़के दाखिल होते हैं, इस्माइल खान और कसाब, जिनके हाथों में AK-47 और ग्रेनेड थे। भीड़ देखते ही कसाब ने अपनी AK-47 निकाली और पागलों की तरह हंसते हुए फायरिंग शुरू कर दी और दूसरी तरफ इस्माइल एक के बाद एक हैंड ग्रेनेड फेंकने लगा। जब तक लोगों को पता चलता उन पर यह हमला क्यों हो रहा है, तब तक वो वहीं ढेर हो गए। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा मासूम लोगों का खून बहाना। रेलवे पुलिस ने अपनी पुरानी ड्यूटी रिवॉल्वर से उन्हें रोकने की कोशिश तो की, लेकिन मॉडर्न हथियार के सामने वो पुलिस वाले शहीद हो गए। तभी उनमें से विष्णुदत्त राम ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए माइक उठाया और जोर जोर से अनाउंसमेंट शुरू कर दी, स्टेशन खाली करो। इस बहादुरी ने हजारों लोगों की जान तो बचाई, लेकिन 1 घंटे में 58 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अभी सीएसटी स्टेशन का खून थमा ही था कि तभी 2 आतंकी शोएब और नाजिर मुंबई के लियोपाल्ड कैफे में दाखिल हुए। लियोपाल्ड कैफे को इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ हमेशा भीड़ रहती है और कई विदेशी वहाँ आते रहते थे। कैफे में लोग अपनी शाम का जश्न मना रहे थे। तभी दोनों आतंकियों ने कैफे में बैठे सभी लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही पल में वो जश्न का माहौल मौत में बदल गया। सीएसटी और लियोपाल्ड कैफे के धमाकों ने पूरे शहर की नींद उड़ा दी। पुलिस समझ गई थी कि ये कुछ बड़ा और खौफनाक है। इसी अफरा तफरी के बीच मौत का तीसरा ग्रुप ताज होटल के मेन एंट्रेंस से दाखिल होता है। हाफिज और जावेद। उनकी प्लानिंग इतनी सटीक थी कि उन्होंने उस रात हमला किया जिस रात होटल का एक कमरा बुक था। यूरोपियन पार्लियामेंट के बड़े लीडर से लेकर देश के बिजनेसमैन तक वहाँ मौजूद थे। उसी वक्त गौतम अडानी अपनी मीटिंग खत्म करके जाने ही वाले थे कि उनकी टीम ने अचानक एक और मीटिंग की बात की और अडानी वापस कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ मुड़ गए। अगर वो 1 मिनट पहले निकलते तो शायद आतंकियों के सामने होते। हमला शुरू होते ही स्टाफ ने तेजी दिखाई और अडानी को किचन के रास्ते होटल के बेसमेंट पर ले गए। आतंकियों का असली मकसद था किसी बड़ी हस्ती को बंधक बनाना, ताकि वो इंडियन गवर्नमेंट से डील कर सके और अपनी शर्तें मनवा सके। सबसे पहले उन्होंने गेट के गार्ड को मौत के घाट उतारा और ग्राउंड फ्लोर पर खड़े लोगों पर गोली चलाई और वहां लाशें बिछा दी। वहां से वो 5th फ्लोर पर गए, लेकिन वहां भी कोई VIP ना मिलने पर आतंकी गुस्से में आ गए और फायरिंग करते हुए 6th फ्लोर पर पहुंचे। वहां उनकी नजर रूम नंबर 520 पर पड़ी, जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। उस कमरे में कॉर्पोरेशन बैंक के पुराने चेयरमैन KR राममूर्ति थे। वो डर के मारे वॉशरूम में छुप गए, लेकिन आतंकियों ने उन्हें ढूंढ निकाला और उन्हें मारने के बजाय उन्हें मोहरा बना लिया। ताज होटल में अभी गोलियां चल ही रही थी कि अचानक मुंबई के 2 अलग-अलग कोने विले पार्ले और वादी बंदर में 2 भयानक धमाके होते हैं। ये चलती हुई टैक्सियों में लगे हुए बॉम्ब थे। मंजर इतना खौफनाक था कि टैक्सियों के परखच्चे उड़ गए और आसपास की बिल्डिंग्स में आग लग गई। इन आतंकियों की चाल बड़ी शातिर थी। ये जिन टैक्सियों से सफर कर रहे थे, उनके ड्राइवर को बातों में उलझाकर सीट्स के नीचे RDX से भरे बॉम्ब लगा देते और खुद उतर जाते। इन धमाकों का मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं, बल्कि मुंबई पुलिस का ध्यान भटकाना और पूरे शहर में अफरा तफरी मचाना था। उधर ताज होटल के अंदर आतंकियों के 2 और साथी मिल चुके थे। चारों ने मिलकर कत्लेआम मचाया और माजिद 4 लोगों को घसीटते हुए उसी रूम नंबर 520 में ले गया, जहां राममूर्ति पहले से बंधक थे। अब उस कमरे में 4 आतंकी और 5 बंधक थे। आतंकी फोन पर पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से आगे के प्लान के बारे में बात कर रहे थे और साथ ही उन 5 की आइडिया गूगल पर सर्च कर रहे थे। वो किसी बड़ी मछली की तलाश में थे ताकि वो भारत सरकार को झुका सकें। जब उन्हें कोई VIP नहीं मिला तो उन्होंने गुस्से में उस कमरे के पर्दे और बेडशीट में आग लगा दी और गेट को बाहर से लॉक करके उन्हें मौत के भरोसे छोड़ दिया। घुटते हुए धुएं के बीच उन्होंने एक दूसरे की रस्सी खोली
और चादर और पर्दे की रस्सी बनाकर खिड़की से नीचे उतर गए। वो 5 तो बच गए, लेकिन अब तक ताज की दीवारों के अंदर 31 मासूम दम तोड़ चुके थे। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? इसका मास्टरमाइंड था पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद। उसने डेविड हेडली का इस्तेमाल मुंबई की हर गली और होटल की रेकी करने के लिए किया। हेडली ने एक वीजा कंसल्टेंसी खोली और सालों तक मुंबई में रहकर हमले का पूरा नक्शा तैयार किया और पाकिस्तान से 32 लड़कों को चुना गया, जिनमें से केवल 10 लड़के ही ट्रेनिंग को पास कर पाए। इन आतंकियों को जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश किया गया और बेहद सख्त ट्रेनिंग दी गई। उन्हें हिंदू दिखने के लिए हाथों में कलावा बांधना और मराठी सीखने तक की ट्रेनिंग मिली थी। वो कुबेर नाम की एक इंडियन बोट को हाईजैक करके मुंबई पहुंचे थे। दूसरी तरफ जब ताज जल रहा था, तब आतंकियों की चौथी टीम नासिर और बाबर इमरान एक अलग मकसद से नरीमन हाउस पहुंचे। इस बिल्डिंग को इसलिए चुना गया क्योंकि ये एक यहूदी सेंटर था, जहां इजराइल के एम्बेसी रब्बी गैब्रियल अपनी फैमिली के साथ रहते थे। आतंकियों का मोटिव यहाँ लोगों को मारना नहीं, बल्कि उन्हें हॉस्टेज बनाकर इजराइल और भारत के रिश्तों में दरार डालना था। उनका प्लान था कि वो इजराइल के लोगों की जान के बदले इंडिया पर उनकी बातें मानने का प्रेशर डाले। 2 साल पहले खरीदी गई ये बिल्डिंग अब मौत और सियासत का नया अड्डा बन चुकी थी। नासिर और बाबर रब्बी गैब्रियल और उनकी बीवी पर इजराइल की एम्बेसी से बात करने के लिए प्रेशर डालने लगे, लेकिन जब उनका प्लान फेल हो गया तो उन्होंने गैब्रियल और उनकी प्रेग्नेंट बीवी समेत 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उधर समुद्र के किनारे से आतंकियों की 5वीं टीम अब्दुल रहमान और फहदुल्ला ओबरॉय होटल में दाखिल हो चुके थे। यहाँ उन्होंने प्रदीप और जॉर्डन को पकड़ लिया। उन्होंने जॉर्डन से होटल में आग लगाने को कहा, लेकिन उसके कांपते हाथों को देखकर उन्होंने उसे मार दिया। अब आतंकियों ने प्रदीप से वीआईपी के बारे में पूछा तो प्रदीप ने उन्हें चकमा देने के लिए कहा कि वो ऊपर हैं, उन्हें लिफ्ट से जाना होगा। और जैसे ही लिफ्ट रुकी, प्रदीप ने अकेले लिफ्ट में चढ़कर डाउन का बटन दबा दिया और गुस्से में आतंकियों ने पूरी लॉबी में अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें 30 मासूम लोग मारे गए। लेकिन प्रदीप की इस चालाकी ने आतंकियों को उलझा दिया था। तभी मुंबई एटीएस के हेड हेमंत करकरे को खबर मिली 2 आतंकी कामा हॉस्पिटल की गली में देखे गए हैं। करकरे अपनी गाड़ी में एसीपी अशोक कामते, विजय सलास्कार और अरुण जाधव के साथ निकल पड़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मौत उन पर वहां घात लगाकर बैठी है। जैसे ही उनकी गाड़ी गली में घुसी, कसाब और इस्माइल ने सामने से AK-47 की पूरी मैगजीन गाड़ी पर खाली कर दी। गाड़ी छल्ली छल्ली हो गई थी। इस हमले में करकरे, कामते और सलास्कार जैसे बहादुर अफसर मौके पर ही शहीद हो गए। उन्होंने गाड़ी से हमारे शहीद अफसरों की बॉडीज को सड़क पर फेंक दिया और उन्हीं की पुलिस कार लेकर मालाबार हिल की तरफ निकल गए। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी गाड़ी के पिछली सीट पर अरुण जाधव अभी भी जख्मी हालत में जिंदा थे और दुश्मनों की हर बात सुन रहे थे। जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने कंट्रोल रूम को फोन कर दिया और दुश्मनों की लोकेशन लीक कर दी। अब बारी पुलिस की थी। उन्होंने पूरे रास्ते पर नाकाबंदी कर दी। गिरगांव चौपाटी के पास आतंकियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो दोनों तरफ से गोलियों की बरसात शुरू हो गई। कुछ देर बाद फायरिंग रुकी। सबको लगा दोनों मर गए, लेकिन किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। तभी भीड़ को चीरते हुए ASI तुकाराम ओम्बले शेर की तरह आगे बढ़े। जैसे ही वो आतंकियों की गाड़ी के पास पहुंचे, कसाब उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी AK-47 तुकाराम के ऊपर तान दी, लेकिन ASI तुकाराम ने बिना डरे गन की नली को कसकर पकड़ लिया। कसाब ने गुस्से में एक एक करके 23 गोलियां तुकाराम के शरीर में उतार दी, लेकिन उस वीर ने शहीद होने से पहले कसाब को हिलने तक नहीं दिया। तुकाराम के इस बलिदान की वजह से ही पुलिस कसाब को जिंदा पकड़ने में कामयाब हुई, जो पाकिस्तान को बेनकाब करने का सबसे बड़ा सबूत था। दूसरी तरफ CST और लियोपाल्ड कैफे के बाद अब 8 आतंकी ओबरॉय, ताज और नरीमन हाउस पर कब्जा जमाए बैठे थे। मुंबई पुलिस के पास मॉडर्न हथियार नहीं थे, इसलिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगी। सबसे पहले मार्कोस कमांडो को बुलाया गया। 27 नवंबर की रात 2 बजे मार्कोस की 2 टुकड़ियां ताज और ओबरॉय पहुंची, लेकिन उनके लिए ये जंग अंधेरे में तीर चलाने जैसी थी। उनके पास न होटल का सही नक्शा था और न ही आतंकियों की कोई लोकेशन। और दूसरी तरफ मीडिया कमांडो के हर एक एक्शन को लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, जिसे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हैंडलर्स टीवी पर देख रहे थे और आतंकियों को कमांडो की लोकेशन बता रहे थे। जिस कारण जैसे ही मार्कोस आगे बढ़ते, आतंकी उन पर ग्रेनेड फेंक देते। लेकिन मार्कोस कमांडो का काउंटर अटैक देखकर आतंकी दहल गए, क्योंकि उन्होंने अभी तक पुलिस की पुरानी बंदूकों का ही सामना करा था। मार्कोस की फायरिंग देखकर आतंकी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इसी का फायदा उठाकर ताज से 150 और ओबरॉय से 200 मासूमों को सही सलामत बाहर निकाला गया। 27 नवंबर की सुबह करीब 5 बजे मुंबई के आकाश में एक बड़ा IL-76 एयरक्राफ्ट गरज रहा था। इसमें सवार थे देश के सबसे
खतरनाक कमांडो एनएसजी कमांडोज। बिना वक्त गवाए एनएसजी ने तीनों टारगेट ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस को घेर लिया और यहाँ से शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो। सबसे पहले कर्नल बीएस राठी की टीम ओबरॉय होटल में दाखिल हुई। हालात ये थे कि हर कदम पर मौत का खतरा था। एनएसजी के 19वें फ्लोर पर पहुंचते ही आतंकियों ने ग्रेनेड्स फेंककर पूरे फ्लोर को धुएं से भर दिया और दूसरी तरफ ताज होटल के हालात इससे भी भयानक थे। आग की लपटों और जहरीली गैसों के बीच मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपने 10 कमांडोज की टीम को लीड कर रहे थे। सेंट्रल स्टेयरकेस पर चढ़ते वक्त आतंकियों ने अम्बुश किया, जिसमें कमांडो सुनील कुमार को 7 गोलियां लगी और उन्हें कवर देते हुए मेजर संदीप अकेले दुश्मनों की तरफ लपके। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मेरे पीछे मत आना, मैं संभाल लूंगा। अकेले मेजर संदीप चारों आतंकियों से भिड़ गए और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अकेले की लड़ाई में वो देश के लिए शहीद हो गए। मेजर संदीप की शहादत के बाद सभी कमांडोज में गुस्सा भर गया और अब आतंकियों का बच पाना नामुमकिन था। दूसरी तरफ नरीमन हाउस में आतंकियों ने नीचे के रास्ते को तबाह कर दिया, जिसके बाद एनएसजी कमांडो ने एक अलग प्लान बनाया। उन्होंने हेलीकॉप्टर से कमांडोज को बिल्डिंग की छत पर एयर ड्रॉप किया। यहाँ भी मीडिया की गलती भारी पड़ी। मीडिया का लाइव टेलीकास्ट देखकर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स आतंकियों को हर पल की खबर दे रहे थे। इसी फायरिंग में कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट शहीद हुए, लेकिन कमांडोज का गुस्सा अब 16 बन चुका था। ओबरॉय में स्नाइपर्स की मदद से आतंकियों को ढेर कर दिया गया, तो वहीं नरीमन हाउस में मेजर संदीप सेन की टीम ने ग्रेनेड्स फेंककर आतंकियों को उन्हीं के बिल में राख कर दिया। 28 नवंबर की दोपहर तक ओबरॉय और नरीमन हाउस से मौत का साया हट चुका था। ओबरॉय और नरीमन हाउस तो साफ हो चुके थे, लेकिन ताज होटल अभी भी सुलग रहा था। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की शहादत से कमांडोज के दिल में गम और गुस्सा भरा हुआ था। तभी एनएसजी चीफ जेके दत्त ने उनमें नया जोश भरा और कहा, अब इनका खेल खत्म करो। मेजर खंडवाल और उनकी टीम एक एक कमरे को छानने लगी। तभी वसाबी रेस्टोरेंट से गोलियों की आवाज आई। कमांडोज ने बिना देर किए एक साथ कई हैंड ग्रेनेड्स फेंके। पूरा रेस्टोरेंट धुएं और आग की लपटों से दहल चुका था। जैसे ही चारों आतंकी अपनी जान बचाकर सीढ़ियों की तरफ भागे, कमांडोज ने उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया। 29 नवंबर की सुबह 8 बजे 60 घंटों से चली आ रही मौत की ये होली थम गई। 9 आतंकी ढेर हो चुके थे और एक दरिंदा अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। मुंबई ने राहत की सांस तो ली, लेकिन ये 170 मासूम लोगों की मौत का घाव बहुत गहरा था। महाराष्ट्र के सीएम विलासराव देशमुख और देश के होम मिनिस्टर तक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच बीच में ही छोड़कर लौट गई और पूरी दुनिया ने इस कायराना हमले की निंदा की। पकड़े गए शैतान अजमल कसाब पर सालों तक ट्रायल चला। जिस कसाब ने स्टेशन पर लोगों को बेरहमी से मारा था, वो कसाब कोर्ट में अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन हेड कांस्टेबल अरुण जाधव की गवाही ने उसके हर झूठ को बेनकाब कर दिया। आखिरकार 21 नवंबर 2012 की सुबह पुणे की येरवाड़ा जेल में कसाब को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उसके साथ ही 26/11 के उस काले इतिहास का आखिरी पन्ना भी मिट्टी में मिल गया। अगर ये वीडियो देखते हुए आपका दिल भी भारी हुआ, तो कमेंट में उन वीर शहीदों के लिए सैल्यूट जरूर करना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।